नमस्कार। करंट अफेयर्स के एक और बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वह एक तो भारतीय प्रधानमंत्री की सेशेल्स की जो विजिट है उसके बारे में। क्या विजिट जो है एंटेल करेगी? व्हाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग सेशेल्स? सेशेल्स को ग्लोबल साउथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट और हमारे महासागर की जो डॉक्ट्रिन है या इंडियन ओशियन या फिर इससे जो आसपास का इलाका है उसकी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर कैसे देखा जाता है, हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है और उसके बारे में जो नए बयान सामने आए हैं। और राजस्व के मामले में खनन जो है विभाग क्या कर रहा है, अरावली के खनन रुकने के बाद में जो है क्या प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा चल रही है। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाई द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग सेशेल्स, तो आप बता सकते हैं कि यह एक तरह से गेस्ट ऑफ ऑनर जो कि वहाँ का नेशनल डे है सेशेल्स का, यानी 50 साल उनकी जो एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन हैं, दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको मार्क करने का ये समय है। आप ये बताएँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं पहले होंगे जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कार्य करें, वहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। यह पहली बार ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट है जहाँ पर वो सेशेल्स की जो नेशनल असेंबली है, उसको भी संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच में ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात होगी, जिसका मतलब ये है कि कैसे हम मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम दोनों देशों के बीच में जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैं, उनको और बढ़ा सकते हैं। जो दोनों देशों की कोस्ट लाइन है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड की सिक्योरिटी के लिए या फिर जो मैरीटाइम कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या हो सकता है? आपको ये बता दें कि सेशेल्स ग्लोबल साउथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज़ के बारे में एक तरह से इन्फॉर्मल ग्रुपिंग है, वो कंट्री जो कि इकोनॉमिकली या तो लीस्ट डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग फेज़ से गुज़र रहे हैं। उनके अगर हम ह्यूमन इंडिकेटर्स देखें तो उतने पावरफुल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स नहीं हैं। यानी चाहे वो हंगर से डील कर रहे हों, पॉवर्टी से डील कर रहे हों, एजुकेशन या हेल्थ के फील्ड में उनको स्ट्रगल जो आ रहे हैं या नेशनल डेवलपमेंट में एक तरह से जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, वो उतना नहीं है। हालाँकि जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से जो जनरेट होने वाली डिमांड है, उसी के साथ में अगर उनके रॉ मटेरियल्स यानी जो संसाधन अवेलेबल हैं, वो हैं, तो अगर उनको बेटर तरीके से हम अगर वो मतलब चीज़ें अवेलेबल करवाएँ, संसाधन अवेलेबल करवाएँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ अवेलेबल करवाएँ, टेक्नोलॉजी अगर हम उनकी अपलिफ्ट कर सकें, तो अपनी सोसाइटी का, अपनी इकोनॉमी का और इवन पॉलिटिकल जो उनका मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो उनको घटा सकते हैं और इस फील्ड में काफ़ी आगे आ सकते हैं। ग्लोबल साउथ के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको इसलिए भी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है बिकॉज़ दीज़ आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर सो लार्ज, सो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जिसको एक देश के द्वारा या एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डील नहीं किया जा सकता। इसलिए अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जो है एक इन्फॉर्मल ग्रुपिंग के बारे में बात हो रही है जहाँ पर इन चीज़ों को हम और ज़्यादा विस्तार दे सकें। यानी if an economy of the size of China, if an economy of the size of India और से अदर अफ्रीकन इकोनॉमी जो कि अफ्रीकन यूनियन के एक अम्ब्रेला की तरह कार्य कर रही हैं, अगर इनके बीच में आपस में या एशिया के जो अन्य कंट्री हैं, उनके बीच में अगर मतलब कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट हो, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो सोसाइटी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, अगर ये बढ़ते हैं तो डेफिनिटली ये जो ग्लोबल साउथ की जो ग्रुपिंग है, वो बहुत ही आगे आ सकती है। आपको बता दें, कई सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड एक दिन में नहीं बने। उनके बीच में जो है आपस में कोलैबोरेशन, सोसाइटी टू सोसाइटी टाइज़, पीपल टू पीपल रिलेशंस वो कितने ज़्यादा जो हैं वो 1700 सदी के आसपास से अब तक चलते हुए आए होंगे जिसका फ़ायदा वो अब कमा रहे हैं। तो सेम काम जो है ग्लोबल साउथ में करने की कोशिश की जा रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है वह दोनों देशों के बीच में डिफेंस के एग्रीमेंट्स को, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम को, मैरीटाइम कोऑपरेशन को, एंटी पायरी ऑपरेशंस को और इवन महासागर जो डॉक्ट्रिन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण दिशा में कार्य कर सकती है। दोनों देशों के बीच में आपको ये भी बता दूँ कि सेशल्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो कि डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी, वो हमारी भारत की विज़िट पर थे 5 से 10 फरवरी 2026 और यह उनके कार्यग्रहण करने के 100 दिन के बीच में ही हुई थी और दोनों देशों के बीच में मल्टी फेसेटेड बायलैटरल पार्टनरशिप को कैसे डीपन किया जा सकता है, कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसके बारे में बात हुई थी। मैं बता दूँ आपको कि दोनों देशों के बीच में जब यहाँ पर मतलब उनका डेलीगेशन आया था, तो क्लोज़ मैरीटाइम रिलेशनशिप और टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप को कैसे हिस्टोरी, किनशिप और शेयर्ड वैल्यूज़ जो हमारी डेमोक्रेसी और प्लुरलिज़्म है,
उसके आधार पर कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हुई। तो मान लो जैसे आपसे कल सवाल पूछा जाए कि भारत और सेशल्स के रिलेशंस को आप कैसे देख सकते हैं, जो मैंने भी आपको कीवर्ड बताए कि व्हाट मेक्स इंडिया एंड सेशल्स आल्सो क्लोज एंड नेचुरल पार्टनर, तो वहां पर आप इन चीजों के बारे में वर्णन जरूर करें। मैंने जो कीवर्ड बोले जैसे क्लोज मिलिट्री टाइज, हिस्ट्री या किनशिप के आधारित, हिस्ट्री या किनशिप के आधारित वहां पर आप नाम बोल सकते हैं कि एक समय में करीबन 5 इंडियन लोग, यानी एक वो समय था जब प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे उनके तौर पर 7 अफ्रीकन, 15 फ्रेंच और 5 भारतीय लोग 1770 की ईस्वी में इस पर्टिकुलर आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है, उसके पहले इनहेबिटेंट के तौर पर गए थे। तो जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं ना इस रिलेशनशिप को या किनशिप आधारित इस रिलेशनशिप को देखते हैं, तो उसका फाउंडेशन जो है वहां से आता है। महासागर की जो डॉक्ट्रिन है जिसमें हम म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, उसमें जो है इंडियन ओशियन के लो आइलैंड नेशंस हैं या इंडियन ओशियन में जो स्थित इस प्रकार के देश हैं, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत आप देखते हैं कि जो भी सहायता प्रदान करता है किन्हीं भी कंट्रीज को, उसके बारे में किसी भी प्रकार की कंडीशन अटैच नहीं करता। इफ यू आर प्रोवाइडिंग इवन ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो, तो हम उसके बारे में कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच करते हैं जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है, जो भी मान लो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके साथ में वो वहां की एसेट्स या वहाँ के जो कई सारी चीज़ें हैं, उनको लीज़ पर लेने के बारे में बात करता है, भारत कभी भी ऐसा नहीं करता। तो इसलिए भारत की जो रिलेशनशिप है, वह सस्टेनेबिलिटी के तौर पर, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ और वहाँ की सिक्योरिटी को भी जो है, एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन प्रोवाइड करती है। सेशल्स को हमने कई सारी क्रेडिट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको बोला जाता है, ग्रांट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर करवाए हैं। सेशल्स का जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, वह जो है भारत उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो सस्टेनेबिलिटी के डायमेंशन में, डिफेंस के एरिया में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के एरिया में, वहां के इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करवाने में, वहां के जो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकती है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, रिजिलियंस को इंप्रूव करने में, जहां पर भारत स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज करीबन $175 मिलियन का अनाउंस भारत ने किया, जिसमें $125 मिलियन जो हैं वो उनको रूपी में डिनोमिनेटेड जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, तथा $50 मिलियन की उनको ग्रांट प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें डेवलपमेंट के कोऑपरेशन प्रोजेक्ट हुए, सिविलियंस या डिफेंस ऑफिशियल्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हुआ, मेरीटाइम सिक्योरिटी, इसके लिए जो है भारत काम कर रहा है। भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स हो, वह भी एक तरह से सेशल्स को प्रोवाइड करने के बारे में हमेशा बातें कही हैं। 10 एम्बुलेंसेज जो भारत ने प्रोवाइड करी, जो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट पर कार्य करती हैं, वो एक तरह से पीपल टू पीपल जो रिलेशंस हैं, उनको और ज्यादा एक डायमेंशन प्रोवाइड करने की कोशिश थी। आपको बता दें, सेशल्स ने 29 जून 1976 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उस समय भारत की एक इंडियन नेवल शिप आईएनएस नीलगिरी ने उसके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में जो है वो हिस्सा लिया था। और अब की बार भी जब प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं, तो 4000 किलोमीटर से दूर ये जो देश है, वह बेसिकली अब फिर एक तरह से वो मौका आया है जहां पर कंटिंजेंट जो है, यानी भारत की नेवी की 2 आर्म्ड फोर्सेस की कंटिंजेंट और 2 इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं, वो वहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। सेशल्स के जो एफर्ट हैं, जहां पर हमने प्रवासी भारतीय जो सम्मान अवार्ड 2015 का भी दिया था, वो वहां के जस्टिस डी करुणाकरण को दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जस्टिस थे सेशल्स के। और ये सेकंड रेसिपिएंट बने थे वी रामादोस के बाद में, जो कि सेशल्स के प्रेसिडेंट के एक तरह से एंटरप्रेन्योर और मेडिकल एडवाइजर के तौर पर जाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो ये विजिट है, वह काफ़ी मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करवाने के लिए। 1981 में पहली बार कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर विजिट किया था, तो वो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर 2015 में मोदी गए, और अब जो है 2026 में प्राइम मिनिस्टर फिर से 3 देशों की यात्रा पर, सॉरी 3 दिन की यात्रा पर वहां पर जा रहे हैं, जहां पर नेशनल असेंबली को वो संबोधित करेंगे तथा भारतीय कम्युनिटी के लोगों से भी वो एक तरह से चर्चा करेंगे। तो आपको जभी भी बात होती है ना कि भई भारत का किस तरीके से रोल है सेचल्स में या कहाँ-कहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, तो ग्लोबल साउथ का फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। जब भी बात होती है कि व्हाट इंडिया इज़ डूइंग टू इंप्रूव रिलेशंस विद द ग्लोबल साउथ, तो वहाँ पर आप मैरीटाइम जो हमारा डोमेन है, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है,
जो हमारी पॉवर्टी, एजुकेशन या हेल्थ के रिलेटेड जो साझा प्रयास चल रहे हैं, या जो हमारी कंट्री रिलेटेड पार्टनरशिप है, उनको ज़रूर आप अपने आंसर की डायमेंशन में डालें। इसी तरीके से जब सेटल्स के रिलेशंस के बारे में बात होती है, तो ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम, डिफेंस, ग्रांट्स, कंसेशंस, भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ पर विजिट, वहाँ के प्रेसिडेंट की यहाँ पर विजिट, कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज, हिस्टोरिक किनशिप टाइज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हम $175 मिलियन की ग्रांट दे रहे हैं, वहाँ के कई सारे जो प्रोजेक्ट हमारे द्वारा रन किए जा रहे हैं, 4000 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप एक तरह से बहुत ही साझा नेचुरल पार्टनरशिप के तौर पर अग्रसित हो रही है, अग्रसर हो रही है। तो उसके क्या-क्या कारण हैं, वो आपको वहाँ पर अपने आंसर में एस्टेब्लिश करना चाहिए। थोड़ा-सा आपने देखा होगा कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी में भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जहाँ पर एक समय हम सागर के बारे में बात कर रहे थे और अब जो है हम महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सागर की डॉक्ट्रिन को हमने मॉरिशस में जो है लॉन्च किया था, जिसका मतलब ये था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और यह इंडिया की जो है प्राइमरी डॉक्ट्रिन रही, जो कि 5 पिलर्स पर कार्य कर रही थी। उन 5 पिलर्स का नाम आपको याद होना चाहिए: मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि ब्लू इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी। इसमें भारत क्या कोशिश कर रहा था कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर हम कैसे रोल प्ले कर सकते हैं मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स में, उसको भारत जो है वो आगे बढ़ा रहा था। जब हम सागर डॉक्ट्रिन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो भी डॉक्ट्रिन्स थी, उसको हमने एक्सपेंड किया और 2025 में हमने महासागर डॉक्ट्रिन लाए। इस महासागर का मतलब ये है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, और इसमें जो है हमने अब और ज़्यादा, यानी रीजनल प्लेयर से अब हम ग्लोबल मैरीटाइम पावर की तौर पर कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ के ऊपर हम स्पेशल एम्फेसिस प्लेस कर सकें, उसमें हमने ध्यान दिया है। और आपने देखा होगा जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, चाहे वो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी रही हो, चाहे वो लुक वेस्ट की पॉलिसी रही हो, उसको भी हमने जो है इसमें अमाल्गमेट किया है। तो ये जो है डायमेंशन आपको समझना चाहिए भारत की इस महासागर डॉक्ट्रिन के बारे में। जब महासागर डॉक्ट्रिन के बारे में बात होती है, तो इसमें सिक्योरिटी यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका हम कैसे निभाएँ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, किसी प्रकार की सिक्योरिटी थ्रेट्स आती है, जैसे मान लो अर्थक्वेक ही कहीं पर आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे मान लो पानी पीने का संकट आ गया, तो उसको भारत जो है पहला ऐसा कंट्री हो, या ऐसा कंट्री हो जो कि वहाँ पर बहुत ही रिलायबल तौर पर उन लोगों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हो ना, उनको फुलफिल कर पाए। जैसे हमने मालदीव्स में पीने का पानी का संकट हो गया था, तो तुरंत हमने जो है वो किया। श्रीलंका में ऐसे संकट खड़ा हुआ, तो हमने वहां पर भेजा। इसी तरीके से जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वह है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या ब्लू इकोनॉमी करना, जिसमें सप्लाई चेन्स को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, सस्टेनेबल ट्रेड को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और रीजनल जो रिलायंस है, जिसमें सप्लाई चेन जो कि चाइना सेंट्रिक हो रही है, उसको हम कैसे और मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके बारे में बात होती है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट, यानी चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो कि पहले, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि बीआरआई प्रोजेक्ट है, उसको हम एक तरह से हमारे करेंसी के ट्रेड एग्रीमेंट या इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हुए कैसे हम उसकी काट खड़ी कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होती है। तो ये सब जो है सागर डॉक्ट्रिन, महासागर डॉक्ट्रिन के बारे में आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो ही कंट्री आगे बढ़ा है, जिसने जो है मैरीटाइम, यानी अपने जो कोस्टल एरिया है, भारत बताया जाता है कि 7,500 किलोमीटर्स, और अगर आइलैंड की जोड़ दें, तो करीबन 15,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। अगर उसको सही तरीके से इंडिया लीवरेज करता है, तो देयर विल कम अ टाइम व्हेन इंडिया विल बिकम प्रॉस्पेरियस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंड पावर, बट ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारी मैरीटाइम स्ट्रेंथ है, उसके द्वारा। दूसरा हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं, वो है लैंग्वेज के पॉलिसी के बारे में। आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भी आई, वह मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बात करती है, और इसी तरीके से मदर टंग में हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या लोकल लैंग्वेज में हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पाएँ। ऐसा जो है वो हमने नई भाषा नीति, यानी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी, उसकी नई लैंग्वेज पॉलिसी, जिसको हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नाम दिया, उसके तहत हम कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, यानी जो भी मदर टंग है, जिसको हम होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, कि उसको हम एटलीस्ट ग्रेड 5 तक, यानी जो हमारी 5वीं कक्षा है, तब तक तो जो है हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में यूज़ करें। इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 6 के बाद में,
एटलीस्ट हम उनको 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज समझाएँ। अब इसके बारे में जब कन्फ्यूजन आया कि वो बच्चे जो कि 7वीं, 8वीं, 9वीं इत्यादि की क्लास में थे, तो उनको जो भी लैंग्वेज उन्होंने 2 फॉरेन लैंग्वेज सीख ली, तो अब उनको कैसे ट्रेन किया जाए? तो अब एक मतलब जो क्लैरिफ़िकेशन आया है, इस क्लैरिफ़िकेशन में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी क्लास 7, 8 या 9 में जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, अब उनको अपनी पढ़ाई के बीच में इस प्रकार की जो है ये भाषा बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। वे क्लास 10 तक यानी जो भी क्लास 10th है, उस तक जो है अपनी जो भी उन्होंने फ़ॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ी है, उसमें अपनी एजुकेशन को कंडक्ट कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, जिसमें अभी वो विषय पढ़ रहे हैं। नई व्यवस्था के आधार पर आपको पता होना चाहिए, कम से कम 2 भारतीय भाषाएँ जो हैं, उनका पढ़ने का प्रावधान है, जो अब केवल उन्हीं विद्यार्थियों पर लागू होगा, जो कि 6th स्टैंडर्ड से जो हैं, वो पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, उसके पीछे का कारण ये है कि जो भी स्टेट्स हैं या रीजन्स हैं, उनको लैंग्वेज के लिए जो है किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना आए। क्योंकि क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं, उनको हम जो है या 9 या 10th जो 5th या 6th क्लास में हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप जो भी आपने लैंग्वेजेज़ सीखी हैं, उनको छोड़ दें और नई लैंग्वेज के बारे में अब बात करें। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी? तो आप सीधा-सीधा कह सकते हैं कि यह स्टूडेंट को 3 लैंग्वेजेज़ उनके स्कूल एजुकेशन के दौरान समझने के बारे में बात करता है, जिसमें स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी क्लासेस को या अपनी चॉइसेस को उनके रीजनल नीड्स के आधार पर बेस कर सकते हैं, जिसमें एम्फेसिस जो दिया गया है, वो पहला पॉइंट मदर टंग पर या रीजनल लैंग्वेज पर दिया गया है, जहाँ पर चाइल्ड की जो नेटिव लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है, उसको ग्रेड 5 और इवन ग्रेड 8 तक भी प्रमोट किया जा सके। हिंदी और इंग्लिश यानी कोई भी एक ऐसी वाइडली स्पोकन इंडियन लैंग्वेज जो कि हिंदी या इंग्लिश उसको नेशनल या ग्लोबल कम्युनिकेशन के तौर पर हम प्रोफिशिएंटली कैसे बोल सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया गया है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी ऐसी कोई भी थर्ड लैंग्वेज जो कि क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज हो सकती है संस्कृत तमिल या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज उसको जो है वो सीख सकते हैं। हालांकि इस पॉलिसी में इस प्रकार के रिजिड मैंडेट वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि कई सारे जो रीजन्स हैं उनको क्षेत्र विशेष आधारित जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। जैसे मान लो अगर तमिलनाडु है इट कैन प्रायोरिटाइज तमिल, इंग्लिश और संस्कृत, वाइल से पंजाब में ऑप्ट फॉर पंजाबी, हिंदी और इवन अनदर फॉरेन लैंग्वेज इफ इट विश टू डू सो। अब इसका ऑब्जेक्टिव 3 लैंग्वेज पॉलिसी का क्या है कि जिसके कारण बच्चों का हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर पाएँ क्योंकि व्हेन दे थिंक critically they can better think in their own language. When they are better in problem solving, creativity, they can better do in their own mother language. कल्चरल प्रिजर्वेशन हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन हुआ या उनकी ग्लोबल कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए जो है जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयबिलिटी को भी इंश्योर कर पाए और एजुकेशन को और ज्यादा जो है इंक्लूसिव कर पाए। तो यह 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई। इस एजुकेशन पॉलिसी के अन्य क्या आयाम थे, वो हमने आपको पूर्व के लेक्चर में समझाया था। जब हम माइनिंग या उससे आने वाली राजस्व, उसमें होने वाला निवेश या उससे होने वाले जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये तीनों ही नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो रहे हैं। जब जो नई पॉलिसी आई और उसमें या नया जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया या जो जुडिशरी ने जो बाउंड्रीज़ डिसाइड करी, उसमें जो है अरावली के क्षेत्र में अब खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध या फिर वहाँ पर जो रेगुलेशंस लगे हैं, उसकी वजह से अब थोड़े से चिंता के बादल मंडरा रहे हैं बिकॉज़ जो माइनिंग वहाँ पे उस एरिया में हो रही थी, देखिए जो भी इल्लीगल माइनिंग होती है, वो तो इल्लीगल होती है, उससे सरकार को जो है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उन सारी गतिविधियों को हम तुरंत ही एनफोर्समेंट एक्शन उसमें ले पाएँ। लेकिन जब हम इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक करने के बाद में बात कर रहे हैं, तो संभावना जो भी रोज़गार सृजन में या फिर वहाँ पर निवेश में, ये जो खड़ी हो रही हैं, अब एक तरह से हमारे लिए दिक्कत वहाँ पर खड़ी हो सकती है। इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी अन्य इलाके हैं, जहाँ पर माइन्स हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली या तो उन पर काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर वहाँ पर इवन माइन्स को नीलाम भी नहीं किया गया, ऑक्शन उनका नहीं हुआ है, तो उनको ऑक्शन किया जाए। जिसके कारण रोज़गार सृजन हो सके, उनमें निवेश आ सके या फिर जो है, वहाँ पर जो है, राजस्व को भी हम संतुलन में ला सकें। इसलिए जभी भी आप बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसलिए ज़रूरी हो जाती है, डेवलपमेंट हालाँकि डेवलपमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए, वहाँ पर एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, जिसके कारण सरकारों को राजस्व वहाँ पर नया निवेश और इसके साथ ही लोगों के जो
रोजगार सृजन के साधन हैं, वो उपलब्ध हो पाएँ। क्योंकि अगर वो ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम एनवायरनमेंट या फिर एक तरह से बात करते हैं ना डेवलपमेंट, उसमें एक परफेक्ट बैलेंस हम नहीं बिठा पाएँगे। तो एक आप इसको अपने एसे में लिखने में या जनरल स्टडीज़ में भी कोई आंसर दें, तो उसको एक छोटे से पॉइंट के तौर पर रख सकते हैं या 2-3 डायमेंशन अपने आंसर में सम्मिलित कर सकते हैं। जो अभी हमारी जनगणना हो रही है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी एक तरह से बुलेटिन बनेगा, जहाँ पर कोर जो इन्फॉर्मेशन है जनसँख्या से रिलेटेड शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने भवन हैं, कहाँ पर मतलब मेल-फीमेल का रेशियो कितना है, कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन से कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, डिजिटलाइज़ेशन कितना हुआ है, व्हीकल्स कितने हैं, एग्रीकल्चर का फील्ड का कितना क्या है, एम्प्लॉयमेबिलिटी का क्या है। तो ये डेटा सेट जो हैं, वो मतलब एक तरह से जिला के हिसाब से जो है ये बुकलेट तैयार होगी, जिसकी वजह से जो है हम जो एक रीजन सेंट्रिक प्लान है, उसको भी हम डेवलप कर पाएँगे। प्लानिंग में हम डिसेंट्रलाइज़ेशन को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो जब हम बात करते हैं कि भई इकोनॉमिक ग्रोथ को और इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें जब हम बात करते हैं ना कि वन साइज़ फिट ऑल, ये अप्रोच हम ना लगाएँ और इससे बेहतर है कि हम जो जगह पर जो ज़रूरी है, उसको ही आगे बढ़ाएँ। तो एक तरह से उसके तौर पर भी आप बता सकते हैं कि भई प्लानिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड इन व्हिच द रिसोर्सेस शुड बी जहाँ पर हम जहाँ जो ज़रूरत हो, वो ही डेडिकेट करें, उसके हिसाब से पॉलिसी बने, लेकिन वो डेटा सेट भी हमारे पास अवेलेबल रहें कि भई यहाँ पर इस प्रकार से पॉपुलेशन का कंपोज़िशन है, पॉपुलेशन के वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स इस प्रकार से हैं, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स इस प्रकार से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडिकेटर्स हैं, वो इस प्रकार से हैं। तो लगातार आप ऐसे ही बने रहें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? इसको आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताएँ। कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।